हेलो एवरीवन, आई एम राहिल काजमी एंड यू आर वाचिंग एसआर लीगल एज। तो हम यहाँ पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर 13 ऑफ दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तक डिस्कस कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस या वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट BNSS में जा करके उन वीडियोस का एक्सेस पा सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जो चैप्टर 14 है हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, जो जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स के प्रोविजंस को डील करता है। और वो सेक्शन 197 से लेकर के सेक्शन 209 ऑफ दी BNSS तक इसके प्रोविजंस हैं। तो हम वन बाय वन समझेंगे। इससे पहले मैं एक नटशल में आपको बता दूं कि ये जो प्रोविजंस हैं ये बेसिकली बताते हैं कि कौन से ऑफेंसेस जो है वो कहाँ पर ट्राई किए जाएंगे, उनकी इंक्वायरी कहाँ पर की जाएगी, मतलब किन कोर्ट्स में आप उनको ट्राई कर सकते हो और कौन से एरिया की जो कोर्ट्स होंगे वो उन्हें कहाँ पे ट्राई किया जाएगा। तो सेक्शन 197 कहती है ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। तो जो सेक्शन 197 है वो एक जनरल बात करती है, एक ऑर्डिनरीली बताती है कि ऑर्डिनरीली जो भी ऑफेंस जहाँ पर कमिट होगा उस जुरिस्डिक्शन की जो कोर्ट होगी उस कोर्ट में उसका ट्रायल चलाया जाएगा, वहाँ पे उस मैटर को इंक्वायर किया जाएगा। ये जनरली 197 बताती है कि जहाँ पे जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी वहीं पे उसके चलाए जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो बाकी की सेक्शंस हैं वो बताती हैं कि कहाँ जहाँ पर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारी सेक्शन 198 है वो कहती है कि प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, यानी इंक्वायरी और ट्रायल की प्लेस कहाँ पर होगी, कब। अगर तो कहीं अनसर्टन है कि जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो सेवरल एरियाज में कमिट हुआ है, तो अब ये मतलब अनसर्टन है कि किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है। या फिर कभी ऐसा हुआ है कि ऑफेंस जो है वो पार्टली किसी एक एरिया में कमिट हुआ है और पार्टली जो है वो दूसरे एरिया में कमिट हुआ है, अब आप कौन सी कोर्ट में जाएंगे। या फिर अगर ऑफेंस मान लीजिए ऐसे नेचर का है कि जो एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, यानी वो कंटिन्यू होता जा रहा है, जैसे मान लो दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, या फिर और सिंपल हम कर दें तो एक ऑफेंस ऐसा है जो जम्मू से होते हुए आगे कठुआ सांबा इस तरह से हो रहा है, या कश्मीर जाते वक्त जम्मू में भी हो रहा है फिर कश्मीर में भी हो रहा है, तो ये एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। तो उसमें आप कहाँ पर उसकी इंक्वायरी या ट्रायल चलाएंगे। या फिर अगर कुछ ऐसा है कि डिफरेंट डिफरेंट जो लोकल एरियाज हैं वहाँ पे सेवरल एक्ट्स हो जाते हैं, यानी जैसे हम कह सकते हैं कि इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन आपने एक ऑफेंस कमिट किया, एक मान लीजिए कहीं पर कुछ दंगे करवाने की कोशिश की, लेकिन वो डिफरेंट एरियाज में करवाए, लेकिन वो सेवरल एक्ट्स से हुए लेकिन इंटेंशन सेम थी। अब उन सब पर्सन को साथ में जब उनका ट्रायल चलाया जाएगा तो वो कौन सी कोर्ट करेगी। तो ये सेक्शन कहती है कि ये जो भी हमने पढ़ा कि जहाँ पे अनसर्टन है या जहाँ पे पार्टली एक जगह पे हुआ है पार्टली दूसरी जगह पे हुआ है या कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, तो इनकी इंक्वायरी या ट्रायल किस कोर्ट में चलाई जाएगी, जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी, यानी जिस जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी। जैसे मान लीजिए पार्टली एक जगह पे ऑफेंस हुआ था पार्टली दूसरी जगह पे हुआ था, अब वो कोर्ट्स की जो जुरिस्डिक्शन है, जिस जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती होगी उनमें से आप किसी भी कोर्ट में उसका ट्रायल चला सकते हैं। जैसे कंटिन्यूइंग ऑफेंस था तो वो आप कंटिन्यूइंग में उस एरिया में उस जुरिस्डिक्शन में जो भी कंपिटेंट कोर्ट होगी आप उसमें उसका ट्रायल चला सकते हैं, यानी किसी भी कोर्ट में चलाया जा सकता है जो जो उस एरिया की होगी। जैसे मान लीजिए हमने बताया था कि जम्मू सांबा और कठुआ में कंटिन्यूइंग ऑफेंस हुआ, तो आप जम्मू या सांबा या कठुआ कहीं पे भी उसको चला सकते हैं। देन सेक्शन 199 कहती है कि ऑफेंसेस ट्रायबल वेयर एक्ट डन एंड कॉन्सिक्वेंस एंस्यूज, यानी मान लीजिए कोई ऑफेंस कहीं पर कमिट होता है और उस ऑफेंस का कॉन्सिक्वेंस किसी दूसरी जगह पे होता है, तो अब ट्रायल कैसे चलाएंगे। इसको मैं बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए एक ऑफेंस कमिट होता है, किसी बाइक वाले को कोई ट्रक वाला हिट कर देता है, ठीक है। अब उसको हिट किया है जम्मू में और अब उस पर्सन को जो क्रिटिकल कंडीशन में है उसको ले जाया गया दिल्ली हॉस्पिटल, दिल्ली हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो जाती है। तो आप समझें इस चीज को कि एक्ट यहां कमिट हुआ था, जो एक्सीडेंट था जो ऑफेंस था वो यहां कमिट हुआ है, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस उसकी डेथ
दूसरी जगह पे कमिट होती है, तो उस केस में आप ट्रायल कहाँ चलाएंगे, उसमें उसकी इंक्वायरी कहाँ होगी। तो ये सेक्शन जो हमारी सेक्शन 199 है वो कहती है कि वो दोनों में से किसी भी जगह पर उसका जो ट्रायल है वो चलाया जा सकता है, जहां पर एक्ट कमिट हुआ था वहां पर भी, या फिर जहां पर कॉन्सिक्वेंस एंसू हुआ है वहां पर भी चलाया जा सकता है। देन हमारी सेक्शन 200 है प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू अनदर ऑफेंस। बड़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन है कि जहां पर एक ऑफेंस कमिट होता है और उस ऑफेंस के रिलेशन में कोई दूसरा ऑफेंस कमिट होता है, यानी जो दूसरी चीज कमिट हुई है वो इसलिए ऑफेंस है क्योंकि पहले वाला ऑफेंस था। नहीं समझ में आया? सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। एक पर्सन ने चोरी की, थेफ्ट ऑफेंस कमिट हुआ थेफ्ट का, ठीक है। ये चोरी जो उसने की ये तो एक ऑफेंस कमिट हुआ। अब उसने वो जो स्टोलन प्रॉपर्टी थी वो किसी को दी, ठीक है, किसी दूसरी जगह में किसी पर्सन को दी, और उस पर्सन ने उस स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव किया ये जानते हुए कि ये एक स्टोलन प्रॉपर्टी है। अब ये जो उसने प्रॉपर्टी रिसीव की वो ऑफेंस है, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी का ऑफेंस है। वो ऑफेंस क्यों है? क्योंकि वो इन रिलेशन टू दिस ऑफेंस है, क्योंकि जो चोरी की थी वो एक ऑफेंस था और उसके रिलेशन में वो ऑफेंस है। तो ये सेक्शन कहती है कि जहां पर एक ऑफेंस किसी दूसरे ऑफेंस की रिलेशन की वजह से ऑफेंस बनता है, तो जो ऑफेंस है उसको कहाँ पे ट्राई किया जाएगा, यानी ये जो चोरी कमिट की थी, जो पहला ऑफेंस था कि जिसके रिलेशन की वजह से दूसरा ऑफेंस है, जो पहला ऑफेंस यानी चोरी की, तो उस चोरी का ट्रायल कहाँ चलाया जाएगा। तो सेक्शन 200 कहती है कि वो या तो जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ वहां पर उसका ट्रायल चलाया जाएगा, या फिर उसके रिलेशन में जो दूसरा एक्ट कमिट हुआ है या दूसरा जो ऑफेंस कमिट हुआ है वहां पर भी इसको चलाया जा सकता है। ये थी हमारी सेक्शन 200। देन हमारी सेक्शन 201 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहां पर कुछ ऑफेंसेस को डिस्क्राइब किया है कि इन ऑफेंसेस का ट्रायल कहां पर चलेगा। प्लेस ऑफ ट्रायल इन केस ऑफ सर्टन ऑफेंसेस, यानी कुछ ऑफेंसेस इन्होंने खुद से डिस्क्राइब कर दिए कि उनकी जो ट्रायल का प्लेस होगा वो कहाँ होगा। जैसे सबसेक्शन 1 कहती है कि अगर मान लीजिए कहीं डेकॉइटी होती है जिसे हम डकैती कहते हैं, या फिर डेकॉइटी विद मर्डर होता है, या फिर कुछ पर्सन्स हैं जो एक डेकॉइट्स के गैंग से बिलोंग करते हैं, या फिर कोई पर्सन है जो कस्टडी से भाग गया है। ये जो कैटेगरी के ऑफेंसेस हो गए, इनका ट्रायल कहाँ पर चलाया जाएगा। तो या तो जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ था वहां पर चलाया जाएगा, या फिर जहां से वो एक्यूज्ड पर्सन मिलेगा, यानी जिसने डकैती की है वो पर्सन जहां से पकड़ा जाएगा। मान लीजिए उसने डकैती जम्मू में की थी लेकिन पकड़ा वो कश्मीर से गया, तो अब या तो वो जम्मू में भी चलाया जा सकता है क्योंकि ऑफेंस यहाँ पर कमिट हुआ है, लेकिन पकड़ा वो कश्मीर से गया तो वहां पर भी चलाया जा सकता है। इसी तरह कोई पर्सन अगर कस्टडी से भागा है, वो जम्मू से भागा था, वो या तो यहाँ पर उसका ट्रायल चलाया जाएगा, या फिर अगर पकड़ा कश्मीर से गया है तो कश्मीर से चलाया जाएगा। देन हमारी सबसेक्शन 2 कहती है किडनैपिंग और अबडक्शन के बारे में, कि किडनैपिंग और अबडक्शन इसका ट्रायल कहाँ पर चलाया जाएगा। या तो जहां पर से उस पर्सन को किडनैप किया है या उस पर्सन का अबडक्शन हुआ है वहां पर भी चलाया जा सकता है, या फिर वहां पर जहां पर उस पर्सन को किडनैप करके ले जाया गया, जहां पर उसको डिटेन करके रखा गया, वहां पर जहां से वो पर्सन मिलेगा वहां पर भी उसका जो है ट्रायल चलाया जा सकता है। सबसेक्शन 3 कहती है थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी। इनके केसेस में जहां पर उन्होंने वो थेफ्ट, एक्सटॉर्शन या रॉबरी कमिट किया वहां पर भी इसका ट्रायल चलाया जा सकता है, या फिर जहां पर से वो प्रॉपर्टी किसी की पोजेशन में मिलती है, या जहां पर किसी ने वो स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव की है, या जहां पर उस प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखा गया है या छुपा करके रखा गया है, वहां पर उस एरिया के जुरिस्डिक्शन में भी चलाया जा सकता है, और जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ है उस एरिया के जुरिस्डिक्शन में भी चलाया जा सकता है। और सबसेक्शन 4 कहती है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगर ये जो ऑफेंसेस हैं ये अगर कमिट होते हैं तो जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ था वहां पर उसका ट्रायल चलाया जा सकता है उस एक्यूज्ड पर्सन का, या फिर जहां पर वो प्रॉपर्टी किसी ने रिसीव की है या रिटेन की है वहां पर भी चलाया जा सकता है। और सबसेक्शन 5 कहती है कि जहां पर स्टोलन प्रॉपर्टी की पोजेशन का ऑफेंस है, यानी मान लीजिए किसी पर्सन ने स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव की। अब पहले तो हमने पढ़ा था
पहले वाले एक्ट का यानी जिसने चोरी की उसका, लेकिन यहाँ पर जिस पर्सन ने रिसीव की उसका ट्रायल कहाँ पर चलाया जाएगा? तो कहते हैं कि जिस पर्सन ने रिसीव की या जिसकी पोजेशन में से वो स्टोलन प्रॉपर्टी मिली है, उसका जो ट्रायल होगा वो या तो वहां पर चलाया जाएगा जहां पर वो ऑफेंस कमिट हुआ था, या फिर जहां पर से उसकी पोजेशन में से सामान मिला है वहां पर भी चलाया जा सकता है। देन हमारी सब सेक्शन 202 यानी 202, ऑफेंसेस कमिटेड बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, लेटर्स एटसेट्रा। अब अगर मान लीजिए कोई ऑफेंस है, जो मतलब मान लीजिए आपने किसी को चीट किया है या डिसीव किया है, जिस तरह आजकल आपने देखा होगा कि साइबर फ्रॉड एक तरह का एक मैसेज आता है आपको, आप लॉटरी जीत चुके हैं, आप ये कर चुके हैं, आपको सिर्फ इतनी पेमेंट देनी है, आपको सिक्योरिटी देनी है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के ज़रिए आप किसी को चीट कर रहे हैं। या फिर आप कुछ इस तरह का लेटर भेजते हैं, मान लीजिए एक पर्सन को लेटर आता है जी, ये लेटर कौन बनेगा करोड़पति का लेटर आ जाता है इस तरह का कि आपको इतना सम डिपॉजिट करना है सिर्फ एज अ सिक्योरिटी और आप जीतेंगे 5 करोड़। ठीक है, तो ये ऑफेंस अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के ज़रिए या फिर वो कोई लेटर के ज़रिए या टेली कम्युनिकेशन के ज़रिए अगर आपने मतलब किसी पर्सन को चीट किया गया है और उसको डिसीव किया गया है, तो उसका ऑफेंस का जो ट्रायल होगा वो कहाँ पर चलाया जाएगा? तो वो जहाँ से वो लेटर्स या वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जहाँ से भेजी गई है उस एरिया के जुरिस्डिक्शन में भी चलाया जा सकता है, या जहाँ पर वो कम्युनिकेशन वो लेटर रिसीव किए गए हैं वहाँ पर उस एरिया के भी उसमें जुरिस्डिक्शन में चलाया जा सकता है। देन हमारे पास इसमें एक और चीज़ बताई है कि जहाँ पर चीट होने के बाद या उसे डिसऑनेस्ट करके उसे जब डिसीव किया गया और उसके डिसीव करने के बाद उससे कुछ प्रॉपर्टी डिलीवर करवाई गई, यानी आपने चीट तो किया, आपने उसको बोला कि आप 5 करोड़ जीत चुके हैं, आपने सिर्फ इतना सम डिपॉजिट करना है या आपने कुछ प्रॉपर्टी देनी है। अब मान लीजिए वो चीट करके उसको जो प्रॉपर्टी डिलीवर करवाई गई, यानी वो 5,000 रुपये जो डिलीवर करवाए गए या फिर मान लीजिए 10,000 20,000 या कुछ इस तरह का चीज़ जो डिपॉजिट करवाई गई, तो वो ट्रायल भी कहाँ पर चलाया जाएगा? जहाँ पर जिस पर्सन के साथ धोखा हुआ है, जहाँ पर से उसने वो प्रॉपर्टी डिलीवर की थी उस एरिया के जुरिस्डिक्शन में भी चलाया जा सकता है, या फिर जहाँ पर एक्यूज्ड पर्सन ने वो प्रॉपर्टी रिसीव की वहाँ पर भी चलाया जा सकता है। और सब सेक्शन 2 कहती है, जो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 82 है, जो ऑफेंस सेक्शन 82 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता बताती है, जो बाई गेमिंग का ऑफेंस है, जहां पर आप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ सपोज दूसरी शादी करते हैं, तो जो ऑफेंस है उसका ट्रायल कहां पर चलाया जाएगा? तो सबसेक्शन 2 कहती है कि वो या तो वो वहां पर चलाया जाएगा जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ, यानी जहां पर आपने वो दूसरी शादी की उस एरिया के जुरिस्डिक्शन में भी चलाया जा सकता है, या फिर लास्ट टाइम आप अपनी जो प्रीवियस वाइफ थी, जो आपकी पहली वाइफ थी, उसके साथ आप जहां पर लास्ट टाइम साथ में रहे हैं, मतलब रिजाइडेड टुगेदर, वहां पर उस एरिया के जुरिस्डिक्शन में भी वो ट्रायल चलाया जा सकता है, या फिर उस ऑफेंस कमिट होने के बाद जो फर्स्ट वाइफ थी वो उसका जो परमानेंट रेजिडेंस है उस एरिया की जुरिस्डिक्शन में भी उसका ट्रायल चलाया जा सकता है। ये थी हमारी सेक्शन 202। और सब सेक्शन 203 कहती है ऑफेंसेस कमिटेड ऑन जर्नी और वॉयेज। अब मान लीजिए कोई जर्नी है, उस जर्नी के दौरान कोई ऑफेंस कमिट होता है, या वॉयेज हो गया यानी जल यात्रा, यानी मान लीजिए आप किसी शिप में ट्रैवल कर रहे हैं तो उस पर कोई ऑफेंस कमिट होता है। वो ऑफेंस किसी पर्सन के रिलेटेड भी हो सकता है और किसी प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी हो सकता है। जैसे मुझे एग्जांपल अभी याद आ गई, आप सब लोग ने फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज तो देखी होगी। उसमें फास्ट 5 में आपने देखा होगा कि वो डोमिनिक टोरेटो और उसके साथी एक चलती ट्रेन में से गाड़ियां चुराते हैं। वो एक जर्नी में ऑफेंस कमिट हुआ इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, उन्होंने गाड़ियां चोरी की। या फिर आपने हिंदी मूवीज़ में भी देखा होगा कि ट्रेन में से जो माल गाड़ियां होती हैं उनमें से चोरी की जाती है। इस तरह के जो ऑफेंसेस हो गए जो एक जर्नी के दौरान होते हैं, क्योंकि वो तो ट्रैवल कर रहे हैं, अब आप उसका ट्रायल कहाँ पर चलाएंगे?
तो ये सेक्शन 203 उसके साथ डील करती है और ये बताती है कि किसी जर्नी या वॉयेज के दौरान अगर कहीं पर कोई ऑफेंस कमिट होता है किसी पर्सन के अगेंस्ट या फिर उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो उसका ट्रायल कहाँ पर चलाया जाएगा? उस जर्नी के दौरान जहाँ जहाँ से वो गाड़ी गुजरी, वो ट्रेन गुजरी, जो भी गुजरा, उस एरिया, उनमें से किसी भी एरिया का जो जुरिस्डिक्शन बनता होगा, आप वहाँ पर उसमें चला सकते हैं। यानी मान लीजिए आप जम्मू से दिल्ली जा रहे थे बाई ट्रेन, रास्ते में आपके साथ कोई ऑफेंस कमिट होता है, तो आप ट्रायल कहाँ पर चला सकते हैं उस पर्सन का? आप जम्मू में भी चला सकते हैं, आप दिल्ली में भी चला सकते हैं, और आप रास्ते में जो जो एरिया पड़ा उस एरिया की जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन थी उन कोर्ट्स में भी चला सकते हैं। देन हमारी सेक्शन 204 प्लेस ऑफ ट्रायल फॉर ऑफेंसेस ट्राइबल टुगेदर। अब कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनको एक साथ चलाया जाता है, जिनका साथ में ट्रायल चलता है। वो कुछ पर्सन्स भी हो सकते हैं जिन सब पर्सन का साथ में ट्रायल चले, या फिर एक ही पर्सन के अलग अलग ऑफेंसेस को भी साथ में चलाया जा सकता है। इसका सेपरेट चैप्टर है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, जॉइंडर ऑफ चार्जेस वाला, उसमें डिस्कस करेंगे। और इसमें सेक्शन 204 में दो कैटेगरीज बताई हैं। पहली कि जहाँ पर ऑफेंसेस कुछ इस तरह के हैं कि जो साथ में चलाए जाएंगे, यानी उनका चार्ज साथ में बनेगा और उनको ट्रायल भी जो है वो एक साथ चलेगा, एक ही ट्रायल में। अब वो किस सेक्शन के द्वारा? सेक्शन 242, 243 या 244 ऑफ दिस BNSS, जो आगे हम पढ़ेंगे जॉइंडर ऑफ चार्जेस वाले चैप्टर में, जिसमें आप मतलब ऑफेंसेस सेम काइंड के हैं। या फिर 243 कहती है कि जहाँ पर मोर देन वन ऑफेंसेस का ट्रायल जहाँ एक साथ चलता है। या 244 कहती है कि जहाँ पे डाउटफुल है कि कौन से ऑफेंसेस का साथ में चलाया जाएगा या किन पर्सन का साथ में चलाया जाएगा। उन प्रोविजंस की वजह से अगर किसी का ट्रायल साथ में चल रहा है तो वो कौन सी कोर्ट करेगी। या फिर दूसरी कैटेगरी है कि जहाँ पर ऑफेंसेस वहीं सेक्शन 246 के तहत कुछ सेवरल पर्सन्स हैं जिनके ऑफेंसेस हैं जिनको एक साथ चलाया जाएगा, और उनकी इंक्वायरी या ट्रायल कहाँ पर चलेगा जिनको एक साथ चलाया जाएगा। तो कोई भी कॉम्पिटेंट कोर्ट होगी जो उनमें से किसी ऑफेंस को ट्राई कर सकती है, उस कोर्ट के द्वारा वो ट्रायल जो है उसका चलाया जाएगा। सेक्शन 205 कहती है पावर टू ऑर्डर केसेस टू बी ट्राइड इन डिफरेंट सेशन डिवीजन। अब हमने ये जो पढ़ा कि फलानी कोर्ट की पावर है, फलानी कोर्ट की पावर है, फलां कोर्ट जो है वो ट्राई कर सकती है, ये बिल्कुल हमने ठीक पढ़ा। इसके अलावा एक चीज है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो किसी केस या क्लास ऑफ केसेस के लिए डायरेक्शन दे सकती है कि इस केस को फलां कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ट्राई किया जाए या फलां कोर्ट से ट्राई करवाया जाए। लेकिन प्रोवाइडेड इसमें बताया है कि वो जो डायरेक्शन देगी स्टेट गवर्नमेंट, वो बिल्कुल भी रेपग्नेंट नहीं होनी चाहिए किसी ऐसी डायरेक्शन के कि जो हाई कोर्ट ने पास की हो या सुप्रीम कोर्ट ने पास की हो अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर अंडर दिस संहिता, या फिर अंडर एनी अदर लॉ। यानी किसी भी लॉ के तहत अगर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन पास की है कि इस कोर्ट को, इस केस को वो वाली कोर्ट ट्राई करेगी, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग होगी। वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट कोई अलग से डायरेक्शन पास नहीं कर सकती है। तो जहाँ पर हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की कोई इस तरह की डायरेक्शन नहीं है, तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो डायरेक्शन पास कर सकती है कि इस केस को या इस क्लास ऑफ केसेस को फलानी कोर्ट ट्राई कर सकती है, जो उससे करवाया जाना चाहिए। देन सेक्शन 206 है हाई कोर्ट टू डिसाइड इन केस ऑफ डॉट डिस्ट्रिक्ट वेयर इंक्वायरी ट्रायल शैल टेक प्लेस। यानी अब मान लीजिए कोई इस तरह का मसला है कि अगर डिसाइड करना पड़ जाए कि कौन सी कोर्ट जो है वो ट्राई करेगी। जैसे जहाँ पर मान लीजिए हमने बताया कि फलां कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बनती है, जैसे कंटिन्यूइंग ऑफेंस में, या फिर जहाँ पर मान लीजिए जम्मू और दिल्ली यानी एक्ट यहाँ कमिट हुआ था, कॉन्सिक्वेंस वहाँ इंसू हुआ था। अब मान लीजिए दोनों कोर्ट्स जो है वो कॉग्निजेंस ले लेती हैं, या फिर दो से ज़्यादा कोर्ट्स हैं वो कॉग्निजेंस ले लेती हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो उसमें ये है कि अगर वो जो भी कोर्ट्स होंगी दोनों, वो अगर सेम हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट हैं, यानी मान लीजिए जम्मू और कश्मीर या जम्मू सांबा कठुआ, ये सारे एक ही हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की सबऑर्डिनेट्स हैं, तो इस केस में हाई कोर्ट डिसाइड करेगी कि कौन सी कोर्ट जो है उस केस का ट्रायल चलाएगी।
और अगर मान लीजिए कि वो डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट्स की सबऑर्डिनेट्स हैं, यानी मान लीजिए जम्मू और दिल्ली की बात जब हो रही थी तो जम्मू का अलग हाई कोर्ट है और दिल्ली का अलग हाई कोर्ट है, तो उसमें कौन डिसाइड करेगा? तो उसमें प्रोविज़न इसकी जो क्लॉज बी है वो बताती है कि वो वाली कोर्ट जिसकी एपिलेट जुरिस्डिक्शन में पहले प्रोसीडिंग लाएगी, यानी जिस हाई कोर्ट के पास आप पहले गए कि इस चीज़ को डिसाइड करिए, यानी मान लीजिए अगर पहले एप्लीकेशन जम्मू हाई कोर्ट के पास आ जाती है कि आप इस चीज़ को डिसाइड कीजिए कि कौन सी कोर्ट ट्राई करेगी, तो फिर वो हाई कोर्ट जम्मू डिसाइड करेगी। अगर मान लीजिए दिल्ली हाई कोर्ट के पास पहले एप्लीकेशन चली जाती है कि इस चीज़ को डिसाइड करिए, तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट बताएगी कि इसका ट्रायल कहाँ पर चलना है। ये थी हमारी सेक्शन 206। देन हमारी सेक्शन 207, पावर टू इशू समन्स और वारंट्स फॉर ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड लोकल जुरिस्डिक्शन। तो जहां पर किसी भी मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ये लगता है और उसको रीजन टू बिलीव भी है कि उसकी जुरिस्डिक्शन के किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है आउटसाइड दी जुरिस्डिक्शन। अब वो आउटसाइड दी जुरिस्डिक्शन भी हो सकता है और आउटसाइड दी इंडिया भी हो सकता है, और वो जो ऑफेंस उसने कमिट किया वो सेक्शन 197 से लेकर के 205 जो अभी हमने डिस्कस किए, इनके तहत उसका ऑफेंस जो है वो ट्राई नहीं किया जा सकता, या फिर किसी और लॉ के तहत उसका ऑफेंस ट्राई ही नहीं किया जा सकता। तो उसमें क्या होगा? तो वो मैजिस्ट्रेट उसको इस तरह से इंक्वायर करेगा कि जैसे वो उसकी जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ हो, और वो उसकी प्रेजेंस को कंपेल करेगा, यानी वो समन इशू करेगा या वारंट इशू करेगा और उसको बुलाएगा या फिर अरेस्ट करके अपने पास लाया जाएगा उसको, और उसको वो भेज देगा उस मैजिस्ट्रेट के पास जिस मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन बनती होगी उस केस को ट्राई करने की। और सबसेक्शन 2 कहती है, सॉरी सबसेक्शन 1 में ही एक और चीज़ बताई गई है कि अगर वो जो ऑफेंस कमिट किया था उसने, वो अगर मान लीजिए ऐसा है कि जिसकी इम्प्रिजनमेंट या जिसकी पनिशमेंट डेथ सेंटेंस नहीं है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, उसके अलावा कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो अगर वो पर्सन विलिंग है एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो मैजिस्ट्रेट उससे बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा लेगा और उसे कहेगा कि आपने फला मैजिस्ट्रेट के पास पेश हो जाना है। और सब सेक्शन 2 कहती है कि जहाँ पर मान लीजिए मतलब जो जिस मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन बनती थी, जिसके पास उस मैजिस्ट्रेट ने भेजा था, वो मान लीजिए एक से ज़्यादा मैजिस्ट्रेट्स हैं जिनकी जुरिस्डिक्शन बनती है, यानी वो मान लीजिए ऐसा ऑफेंस है पार्टली किसी एक मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में किया था, पार्टली किसी दूसरी मैजिस्ट्रेट में किया था। अब ये मैजिस्ट्रेट उसको किसके पास भेजे, तो उसमें क्या करेगा? वो रिपोर्ट करेगा मैटर को हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी। या फिर मान लीजिए केस ऐसा है कि वो मैजिस्ट्रेट जो है उसको अब ये मालूम नहीं है कि मैं इसको कौन से मैजिस्ट्रेट के पास भेजूँ, किसकी जुरिस्डिक्शन है, तो वो हाई कोर्ट को रिपोर्ट करेगा और हाई कोर्ट जो है उसमें ऑर्डर जारी करेगी कि इसको कौन सा मैजिस्ट्रेट ट्राई करेगा, तो वहाँ पर उसको भेज दिया जाएगा। सेक्शन 208 कहती है ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड द इंडिया। अब इसमें भी दो कैटेगरी के लोग हैं, एक वो जो इंडियन सिटीजन हैं और उन्होंने ऑफेंस कमिट किया है आउटसाइड द इंडिया, और दूसरी कैटेगरी वो है कि जो इंडियन सिटीजन तो नहीं है लेकिन उन्होंने ऑफेंस कमिट किया है किसी ऐसी शिप पे या किसी ऐसे एयरक्राफ्ट पे जो शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड हैं इंडिया में, तो उसको ऐसे डील किया जाएगा कि वो ऑफेंस जैसे इंडिया में ही कमिट किया गया हो, इस तरह से उसको डील किया जाएगा। और उसका ट्रायल कहाँ पर चलाया जाएगा? जहाँ पर वो पर्सन पकड़ा गया, ठीक है, इंडिया में जहाँ पर वो पर्सन पकड़ा गया, या तो उस एरिया के जुरिस्डिक्शन में चलाया जाएगा, या फिर जहाँ पर वो केस उसका रिपोर्ट हुआ, यानी जहाँ पर उसका केस रजिस्टर हुआ, पकड़ने के बाद जिस थाने में वो लेकर के गए उस थाने की जुरिस्डिक्शन की जो भी कोर्ट होगी वहाँ पर चलाया जा सकता है। और प्रोवाइडेड कि ये जो इस सेक्शन के अंदर हम जो ट्रायल चला रहे हैं जिसने ऑफेंस कमिट किया है आउटसाइड द इंडिया, उसका ट्रायल तब तक नहीं चलाया जाएगा जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक सैंक्शन ना दे दे, यानी एक प्रायर सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट नेसेसरी है उस पर्सन का ट्रायल चलाने के लिए। देन सेक्शन 209 है रिसीप्ट ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड द इंडिया। अब हमने ये देखा कि जब कोई ऑफेंस कमिट आउटसाइड द इंडिया होता है उसका ट्रायल तो चलता है सेक्शन 208 के तहत, यानी जहाँ पर वो पर्सन पकड़ा जाएगा
या फिर जहां पर वो केस रजिस्टर होगा। और सेक्शन 209 में और बताई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें डायरेक्ट करेगी कि कोई भी कॉपी हो गई, कोई भी डिपॉजिशंस हो गए, कोई भी इस तरह की चीज़ें वो जो है वो जुडिशल ऑफिसर को दी जाएंगी। वो फिजिकल फॉर्म में भी दी जा सकती हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी दी जा सकती हैं। और वो डिप्लोमेट, काउंसलर या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया जो होगा उस कंट्री में, वहाँ पर उसको दे दी जाएंगी या उससे मंगवाई जा सकती हैं और वो एज एविडेंस यूज़ की जाएंगी। और इसमें एक और चीज़ बताई है कि वो जो कोर्ट होगी, कॉम्पिटेंट कोर्ट, वो अगर चाहे तो वो कमीशन भी इशू कर सकती है उसका एविडेंस लेने के लिए वहाँ से, उसके डिप्लोमेट से या उस कंट्री में जा कर के। तो इस तरह से ये था हमारा चैप्टर 14 ऑफ दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सेक्शन 197 से लेकर के 209 तक, जो जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स को डिस्कस करता है कि कौन सी कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन बनती है उन ऑफेंसेस को ट्राई करने की। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और फर्दर वीडियोस भी आप लोगों के लिए लाऊं। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।